रायचंद फैमिली सबसे विदा लेकर अपने मेंशन के लिए निकल गई। मोनिका भी उनके साथ ही रायचंद मेंशन चली गई। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि मोनिका ने उसकी इंसल्ट की, मगर जब ऋषभ ने उसका सपोर्ट किया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो मन में बोली, पहले तो मैं बस उस रूहानी को अपना दुश्मन समझती थी, मगर आज से तुम भी मेरी दुश्मन हो, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, देख लेना। और डेविल स्माइल करने लगी। सभी लोग थोड़ी देर में मेंशन पहुंच गए तो दादू बोले, मोनिका जाओ रेस्ट कर लो अपने कमरे में। तो मोनिका वहां से चली गई। तभी दादू सबसे बोले, आप सब यहीं रुकिए। सब लिविंग रूम में बैठ गए। ऋषभ और अनाया तो पहले ही सो चुके थे। दादू सभी को देखकर बोले, आप लोगों की वजह से आज हमारी बच्ची को कोई कुछ भी बोल देता है। आप लोगों की उस घटिया हरकत की वजह से अनाया, जो इस घर की सबसे छोटी बेटी है, उसे सबकी कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। मुझे शर्म आती है तुम लोगों पर। इतना बोलकर वह वहां से उठे और राधिका जी के साथ अपने कमरे में चले गए। इधर हॉल में सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर कोई क्या ही बोलता, ये सच ही था। अनाया को आज कोई भी कुछ भी बोल देता था, सिर्फ उसके परिवार की वजह से। क्योंकि जो परिवार अपनी बच्ची पर भरोसा नहीं करता और लोग जब कुछ गलत कहते तब भी अनाया के सपोर्ट में नहीं बोलता, तो सबको यही लगेगा ना कि उसके आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो हम अगर कुछ बोल भी दें तो कुछ नहीं होगा। और सबकी हिम्मत बढ़ती गई। उदास मन से सब अपने अपने कमरे में चले गए। रिदान को भी अपने परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भी अनाया और रूही से सबसे ज्यादा प्यार करता था, मगर अभी उसने उससे ठीक से बात नहीं की थी। स्वाति जी और राघव जी के कमरे में स्वाति जी बोली, मैंने कहा था ना राघव, अनाया ऐसा नहीं कर सकती। मगर तब सबने मुझ पर यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि रिद्ध ने मुझे ये तक कहा कि मैं उसकी बेटी को बिगाड़ रही हूँ, मगर आज वो अनाया की नफरत झेल रही है। आपने भी उसे ही गलत समझा, मगर आपने कभी उसे बुरा नहीं बोला। बस इसी बात की तसल्ली है मुझे। तो राघव जी की आंखों में नमी आ गई। वो अपने भराए गले से बोले, स्वाति जी, हम भी उसके दोषी हैं जो हमने उस पर भरोसा नहीं किया, मगर हम भी उसको हॉस्टल नहीं भेजना चाहते थे। मगर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे ये डर था कि हमारे रिश्ते और खराब हो जाएंगे। और आज मेरे उस फैसले ने अनाया को मुझसे भी दूर कर दिया। पहले वो मेरे पीछे कैसे भागती थी और सबसे ज्यादा मेरे ही साथ खेला करती थी। मुझे अपने साथ अस्पताल लेकर जाओ करके जिद करती थी, मगर अब उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया, जैसे सालों पहले मैंने मोड़ा था। उसने कितना बोला था, डैड मुझे आपके साथ रहना है, मगर मैंने कुछ नहीं किया। आज मेरी बच्ची मुझे एक नजर तक नहीं देखती, यहाँ तक कि मैंने उसके मुंह से अपने लिए डैड भी नहीं सुना। बहुत दर्द होता है, मगर इसमें मेरी गलती थी, सजा तो मिलेगी ही। और देखो आज उसने मुझे सजा दे दी, मुझसे अपना मुंह मोड़कर। और उनकी आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। स्वाति जी बोली, आप चिंता न करें, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मगर इतनी जल्दी ही वो किसी को माफ नहीं करेगी। उस बच्ची को कितना हर्ट किया है सबने। फिर ऐसे दोनों सो गए। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग में बैठे हुए थे। अनाया भी कुछ ही देर में आ गई और अपने दादा दादी, स्वाति जी, रिदान, ऋषभ और रूहानी से बोली, गुड मॉर्निंग बड़ी स्वीट हार्ट, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग भैयू, गुड मॉर्निंग मिस रायचंद। इतना बोलकर अपनी सीट पर बैठ गई। वहीं रूहानी बहुत खुश थी कि अनाया ने उसे भी विश किया। हालांकि थोड़ा बुरा लगा उसका मिस रायचंद कहना, मगर फिर भी वो खुश थी। वहीं बाकी लोगों के दिल में एक टीस उठी। रिद्धि जी को बहुत बुरा लगा अनाया का स्वाति जी को मम्मा कहना, मगर वो कुछ कह नहीं पाई। अश्विन जी बहुत बेबस महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एक बाप होकर अपने ही खून को तकलीफ दी थी, उसके साथ नाइंसाफी की थी। राघव जी को आज एहसास हुआ कि उनके चुप रहने से उन्होंने अनाया को खो दिया। वहीं रिदम और रूही को हर्ट हो रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी अनाया को गलत समझकर, मगर अनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे इन लोगों से नफरत होती थी। जब भी उसे ये याद आता कि अनाया सिर्फ इन लोगों की वजह से मर गई। सभी ने नाश्ता किया और अपने अपने कामों में चले गए। आज भी रूहानी और रूही अनाया के साथ ही कोलाज को गई। गाड़ी में शांति थी, मगर रूही मिरर में एक तक अनाया को देख रही थी, जो बात अनाया ने भी नोटिस की, मगर उसने नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद वो तीनों कॉलेज पहुंच गईं और एक साथ अंदर जाने लगी। तभी एक लड़की रूहानी से टकरा गई और उसका फोन गिर गया और टूट गया। जैसे ही उसने ये देखा, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो रूहानी को गुस्से में देखते हुए बोली, देखकर नहीं चल सकती, तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया। तो रूहानी बोली, मगर इसमें तुम्हारी गलती है, तुम ही रास्ते की जगह फोन देख रही थी। तभी वो लड़की जो सोच रही थी कि रूहानी उससे माफी मांगेगी, और रूहानी भी मांगने वाली थी, मगर इस लड़की का एटीट्यूड देखकर यहाँ तक की सारी गलती उसी लड़की की थी, फिर भी वो रूहानी को सुना रही थी। तो ये है मलिस्का कपूर। इसकी फैमिली पॉलिटिक्स में होने की वजह से ये किसी से नहीं डरती, मगर इसको नहीं पता कि रायचंद फैमिली चाहे तो इनकी फैमिली को मिनटों में बर्बाद कर दे, मगर वो किसी को भी बेवजह परेशान नहीं करते थे। मलिस्का जैसे ही रूहानी पर हाथ उठाने वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने देखा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, उसे और भी गुस्सा आने लगा, मगर वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। उसने देखा कोई छोटी लड़की जिसकी हाइट तो बहुत अच्छी थी, मगर वो बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं, हमारी अनाया थी, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और बेहद गुस्से से उसे घूर रही थी। मलिस्का ने अनाया की आंखों में ध्यान नहीं दिया, मगर उसकी खूबसूरती देखकर वो बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। मलिस्का बोली, यूं बिच। अभी उसने इतना ही बोला था कि अनाया ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि मलिस्का के कान सुन्न पड़ गए और उसके होंठों के किनारे से खून रिसने लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अनाया के ऐसे थप्पड़ मारने से मलिस्का सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। उसके होंठों के किनारे से खून बहने लगा। उसे अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी मलिस्का ने खुद को संभालते हुए खड़ा किया और अनाया की ओर अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम जानती भी हो तुमने किस पर हाथ उठाया है? अनाया बोली, बिल्कुल, मैंने ऐसी लड़की पर हाथ उठाया है जो अपनी गलती के बावजूद दूसरों से सॉरी सुनना एक्सपेक्ट करती है, और अगर उसकी बातें ना मानी जाएं तो वो अपने बाप के पावर का रौब झाड़ती है। आई एम राइट मिस कपूर, यू। मलिस्का इतना ही बोली थी कि अनाया बोली, जस्ट शट अप। मगर जैसे ही अनाया जाने को हुई, मलिस्का बोली, अब देखो मैं तुम्हें कैसे इस कॉलेज से निकालती हूँ। मेरे पापा पॉलिटिक्स में हैं, यहाँ तक कि वो अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुक रखते हैं। ये सुनकर रूहानी डर गई
क्योंकि घर में थोड़े बहुत लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था कि दादू, अश्विन जी और राघव जी भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं। मगर अब उन्होंने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया, लेकिन अभी भी वहाँ रायचंद फैमिली से द ड्रैगन RR का सिक्का चलता है, जो मौत का दूसरा नाम है, मगर उसका असली नाम और पहचान कोई नहीं जानता। अभी रूहानी कुछ बोलती तो अनाया मलिस्का को देखने लगी और बोली, ओह रियली, तुम मुझे कॉलेज से निकालोगी? ठीक है, जाओ निकाल के दिखाओ। अनाया को इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते देख एक पल के लिए मलिस्का चौंक गई, मगर फिर बोली, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे ये कोलाज तुम्हारे बाप का हो। अनाया बोली, बाप का ही है, मगर ये कोलाज मेरे दादू ने और उनके दोस्त ने बनवाया है, रंजीत रायचंद ने। जैसे ही अनाया ने ये बोला, सब शौक होकर उसे देखने लगे। हालांकि अनाया को अपनी पहचान छुपाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब मलिस्का से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी अनाया उसके पास गई और उसके कान में बेहद ठंडी आवाज में धीरे से बोली, मिस कपूर, तुमने आज गलत पंगा ले लिया। अनाया से नहीं, अंडरवर्ल्ड क्वीन से, बेरहम क्वीन से। अब मैं भी देखती हूँ तुम्हारा बाप कैसे रहेगा पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड में। बहुत ज्यादा घमंड है ना तुम्हें अपने बाप के पावर और पैसों पर। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मिस रायचंद से माफी मांगो, वरना तुम्हारी सांसें छीनने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, मेरी बातों को हल्के में लेने की गलती मत करना मिस कपूर। अनाया की बातें सुनकर अब मलिस्का के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसको थोड़ा समय लगा खुद को संभालने में, मगर फिर उसने रूहानी से माफी मांगी और तेज कदमों से वहां से चली गई। अनाया भी उसके बाद बिना कुछ बोले अपनी क्लास की तरफ निकल गई। रूही और रूहानी तो अभी भी शौक में थे, मगर दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और चमक थी। वो दोनों भी अपनी क्लास में चले गए, मगर ये सब डिवाइन ग्रुप भी देख रहा था। आज रिद्धिमा रस्तोगी भी कोलाज आई हुई थी और उसने अपने घर में अनाया की शिकायत की थी, जिससे वो लोग भड़के हुए थे। शायद आज वो लोग कोलाज आकर अनाया को कोलाज से निकालने को बोलेंगे। मगर ये सब देखकर वो सब लोग सदमे में थे, क्योंकि मलिस्का से सारा कोलाज डरता था, क्योंकि उसके पापा का अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक था। मगर अनाया ने उस लड़की से माफी मंगवा ली। अब उन्हें थोड़ा डर लगने लगा था, मगर रिद्धिमा बोली, उसे मलिस्का के बारे में पता नहीं होगा शायद, और वैसे भी उसकी कोई औकात नहीं है, सिर्फ सुंदर और टॉपर होने के अलावा। इन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी, क्योंकि ये लोग काफी दूर थे। मगर इन बेवकूफ लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि अनाया का सरनेम रायचंद है और वो रूहानी और रूही के साथ नजर आती है। मगर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ये भी अपने माँ बाप के साथ अनाया के पैरों में सिर रखकर माफी मांगेंगे। उसके बाद वो लोग भी क्लास में चले गए, इस बात से अनजान कि कोई इनकी बातें छुप कर सुन रहा था और उसने किसी को मैसेज किया, फिर वहां से निकल गया। इधर अनाया के क्लास में सब उसे देख रहे थे, मगर अनाया ने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर भी आ गए और अपना लेक्चर लेने लगे। अनाया तो पहले से ही डॉक्टर है, मगर ये बात किसी को नहीं पता कि मेडिकल फील्ड में डॉक्टरनी को भगवान माना जाता है, जो सभी मेडिकल और आयुर्वेदिक का ज्ञानी है। ऐसे ही एक के बाद लगातार 4 लेक्चर हुए। उसके बाद सब लोग कैंटीन की तरफ चले गए। आज शिवन्या राजावत, शिवाई की बहन भी कोलाज आई हुई थी, मगर उसका सब्जेक्ट अनाया से अलग था। वो भी आरवी के साथ बैठी हुई थी। उन्हीं के साथ रूही और उसके दोस्त और रूहानी और उसके भी कुछ दोस्त बैठे हुए थे। अनाया को देखकर रूहानी बोली, अना यहाँ आओ। तो अनाया भी रूहानी के बगल में बैठ गई, मगर उसने किसी को एक बार भी देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि रूहानी ने सबको बता दिया था कि अनाया को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। रूहानी ने अनाया के लिए भी खाना ऑर्डर कर लिया। उसके बाद सब अपना अपना खाना खाने लगे। शिवन्या अनाया को एक तक देख रही थी। आरवी और अनाया ने भी ये बात नोटिस की, मगर अनाया ने इग्नोर कर दिया और आरवी ने सोचा बाद में बात करेगी। अभी सभी खाना खा रहे थे कि प्यून वहां आकर बोला, यहाँ अनाया रायचंद कौन है? तो अनाया अपने जगह से खड़ी हो गई और बोली, मैं हूँ। प्यून बोला, आपको प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया है। अनाया बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। इधर रूहानी को बहुत डर लग रहा था। उसने किसी को कॉल किया और बोली, भाई अना को आपकी जरूरत है, जल्दी से कॉल आ जाइए। तो दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पहुंचता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अनाया ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची तो उसने नॉक किया। अंदर से कम इन बोला गया। अनाया ऑफिस के अंदर चली गई। उसने वहां देखा तो वहां रिद्धिमा रस्तोगी और पूरा डिवाइन ग्रुप और रिद्धिमा के माँ पापा दोनों मौजूद थे। अनाया जैसे ही अंदर आई, एक बार के लिए तो मिस्टर एंड मिसेस रस्तोगी भी उसे देखते ही रह गए, मगर जल्दी ही होश में आकर अनाया को गुस्से से घूरने लगे। मगर अनाया को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा और वो रिद्धिमा को चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ देखने लगी। फिर प्रिंसिपल से बोली, सर आपने मुझे बुलाया था? तो प्रिंसिपल बोले, मिस अनाया आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। अंदर से उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मिस्टर ओल्ड रायचंद यानी अनाया के दादाजी ने प्रिंसिपल से अपनी तीनों पोतियों का ध्यान रखने को कहा था, मगर वो कंप्लेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। प्रिंसिपल किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते थे। ये बात रंजीत जी को भी पता थी, मगर उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि बस इतना कहा था कि कोई भी उन्हें बुली न करे, इस बात का ध्यान रखा जाए। अनाया बोली, कैसी कंप्लेंट सर, और मैंने किया क्या है? तो प्रिंसिपल बोले, आपने मिस रिद्धिमा रस्तोगी को बुली किया और उन पर हाथ भी उठाया, जिससे उन्हें चोट लगी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो अनाया बोली, सर मैं न्यूकमर स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे किसी को बुली कर सकती हूँ? रिद्धिमा सक पका गई, क्योंकि शुरुआत उसी ने की थी। फिर भी गुस्से में बोली, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, क्या तुम ये कहोगी कि तुमने ऐसा नहीं किया? तो अनाया ने एक ठंडी नजर से उसे देखा, फिर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोली, जी सर मैंने इन पर हाथ उठाया था। अभी वो और कुछ बोलती, तभी मिसेस रस्तोगी बिफरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठाने की? अगर उसे ज्यादा चोट लग जाती तो? अनाया बोली, आवाज नीचे मिसेस रस्तोगी, मुझे ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं है, और आपकी फूल सी बच्ची की बात करूं तो उसने पहले मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मैंने बस खुद को बचाया, इसमें गलत क्या है? वहीं सभी लोग अनाया को मुंह खोले और आंखें फाड़े देख रहे थे। प्रिंसिपल रिद्धिमा को देखते हुए बोले, मिस रिद्धिमा अब आप क्या बोलेंगी? आपने तो कहा था कि आपने कुछ नहीं किया, मगर शुरुआत तो आपने ही की थी। अब बोलिए, आपको क्या सजा दूं न्यू स्टूडेंट को बुली करने के लिए? रिद्धिमा का चेहरा सफेद पड़ गया और वो जल्दी से बोली, सर
मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, इसी ने मुझ पर हाथ उठाया था, मैंने बस इससे गुड मॉर्निंग विश करने को कहा था अपने सीनियर को। अब अनाया को रिद्धिमा का ये ड्रामा बेहद बोरिंग लग रहा था। तभी वो बोरियत से बोली, ठीक है मिस रस्तोगी, अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये अभी साबित हो जाएगा। सर क्यों ना हम सीसीटीवी फुटेज चेक करें। प्रिंसिपल भी मान गए, मगर रिद्धिमा का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वो हकलाते हुए बोली, इसमें सीसीटीवी फुटेज देखने की क्या जरूरत है, आखिर मैं झूठ क्यों बोलूंगी। तो अनाया ईविल स्माइल करते हुए बोली, मिस रस्तोगी आप डर क्यों रही हैं, आपने तो कुछ नहीं किया ना, तो हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं। अब तो रिद्धिमा कुछ बोल ही नहीं पाई और अनाया उसे एक डेविल स्माइल पास करती है जिससे वो और डरने लगती है। तभी अनाया बोलती है, सर अभी मिसेस रस्तोगी बोल रही थी कि मेरी गलती है, तो मुझे मिस रस्तोगी से घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। तो अब मैं बोलती हूँ, जिसकी गलती होगी वो पूरे कॉलेज के सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगा। तो रिद्धिमा गुस्से से बोली, नो वे, मैं तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की से बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। तो अनाया एक तिरछी स्माइल कर बोली, मगर तुम तो अभी बोल रही थी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम क्यों माफी मांगने लगी। दूसरी बात, 2 कौड़ी की तुम हो जो अपने बाप के दम पर उछलने और रौब झाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, और तुम मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं, तो अपना कंपैरिजन मुझसे करने की हिम्मत भी मत करना। वहीं उसकी बातें सुनकर रिद्धिमा तिलमिला उठी और जैसे ही हाथ उठाने को हुई तभी किसी की डरावनी आवाज गूंजी, मिस रस्तोगी, लगता है आपको अपनी जिंदगी से प्यार खत्म हो गया है, जो आप मेरी प्रिंसेस पर हाथ उठाने की गलती कर रही हो। वहीं सब उस इंसान को देखने लगे, ये कोई और नहीं ऋषभ रायचंद था। तभी वो कमरे में एंटर हुआ और बोला, क्या हुआ यहाँ। अभी उसने इतना ही बोला था कि सीसीटीवी फुटेज आ गई। सीसीटीवी फुटेज देखते ही रिद्धिमा का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। जैसे ही वीडियो चालू हुआ सब लोग वीडियो देखने लगे। वीडियो में सारी गलती रिद्धिमा की ही थी, क्योंकि उसने ही पहले हाथ उठाने की कोशिश की थी। तभी मिसेस रस्तोगी बोली, तो अगर ये सर झुकाकर गुड मॉर्निंग विश कर देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी अनाया की बेहद ठंडी आवाज गूंजी, मिसेस रस्तोगी, आपकी बेटी इतनी महान नहीं है कि अनाया रायचंद अपना सिर उसके आगे झुकाए। तभी ऋषभ बोला, प्रिंसिपल सर, अब आपको पता है आगे क्या करना है। मिस्टर रस्तोगी, शायद आपके पास ज्यादा पैसा आ गया है, तभी तो आपकी बेटी किसी को भी धमकाने की हिम्मत कर रही है। रिद्धिमा को बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि ऋषभ बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसे लगा उन दोनों के बीच कुछ है, और रिद्धिमा इतनी बेवकूफ थी कि उसने अभी भी अनाया के सरनेम पर ध्यान नहीं दिया। रिद्धिमा अनाया को गुस्से में देखते हुए बोली, तुम घटिया लड़की, इतनी छोटी सी उम्र में लड़के फंसा रही हो। तभी आई थी ना इस कॉलेज ताकि अमीर लड़के फंसा सको। अभी उसने इतना ही बोला था कि उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, और ये तमाचा इतना तेज था कि रिद्धिमा जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये थप्पड़ ऋषभ ने मारा था और उसके आसपास से बेहद स्ट्रॉन्ग डरावना ऑनरा निकल रहा था। वो अपनी खूनी आंखों से देखते हुए बोला, मैं कभी भी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, मगर तुम ये डिजर्व करती हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इतना गंदा बोलने की। हाँ, अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो खुद को शांत करने लगा। फिर मिस्टर रस्तोगी को घूरते हुए बोला, ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। और अनाया को देखकर बोला, प्रिंसेस चलो। तो अनाया बोली, नहीं भैया अभी नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी, आप जाइए, और हाँ दादू को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। तो ऋषभ वहां से चला गया और सब लोग सदमे से अनाया को देखने लगे। तो अनाया बोली, सर जो शर्त थी वो पूरी करने का टाइम आ गया है। तो रिद्धिमा बोली, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी इस बार। प्रिंसिपल बोले, मिस रिद्धिमा, या तो आप माफी मांगेंगी या कॉलेज से जाएंगी, आपकी मर्जी है। और अनाया से बोले, आप जाइए अपनी क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। प्रिंसिपल रिद्धिमा से बोले, तो बोलिए मिस रिद्धिमा, या तो आप माफी मांगेंगी या क्लास छोड़कर जाएंगी। तो रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोली, सर मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आज उन्हें समझ आया कि खुद से कमजोर को सताना आसान है, मगर जब हमारे भी वही चीज हो तो तब कैसा महसूस होता है। डिवाइन ग्रुप के सभी लोग समझ के गए थे, सिवाय रिद्धिमा के। उसके दिल में अनाया के लिए नफरत और भी बढ़ गई थी, मगर इसमें सिर्फ रिद्धिमा का नुकसान था जो अपने मौत के करीब बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट के सभी बच्चे और टीचर्स ग्राउंड में इकट्ठा हो। सभी की क्लासेस खत्म हो ही गई थी, तो सब ग्राउंड में इकट्ठा हो गए। वहाँ प्रिंसिपल के साथ रिद्धिमा खड़ी थी। जैसे ही रिद्धिमा को लोगों ने स्टेज पर देखा, सब लोग मुड़कर अनाया को देखने लगे, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फिर रिद्धिमा ने माइक पकड़ा और अपने घुटनों पर बैठते हुए अनाया की तरफ नफरत से देखते हुए बोली, मिस रायचंद मुझे माफ कर दें, मैंने जानबूझकर आप पर इल्जाम लगाए थे, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। मगर अनाया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वहां से निकल गई। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार उसको इतना इंसल्टिंग फील हुआ, और ये सब अनाया की वजह से हुआ। इसलिए उसने अपने मन में बोला, बहुत उछल रही हो ना अनाया, रायचंद तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी, जैसे तुमने मेरी इंसल्ट की ना, ऐसे सबके सामने घुटने टिकाकर। मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी, ताकि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचो। उसके बाद वो उठी और भागते हुए वहां से निकल गई। प्रिंसिपल ने भी फिर सबको घर जाने को बोलकर खुद भी चले गए। तभी सभी बातें करने लगे, यार आज तो मजा आ गया, खुद को महारानी समझती थी। घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया उस न्यू स्टूडेंट ने। आज से कभी भी भूलकर भी उससे मत उलझना, वरना शायद हमारा हाल रिद्धिमा से भी बुरा हो। सब यही सोच रहे थे। डिवाइन ग्रुप आज बहुत शर्मिंदा था। फर्स्ट टाइम उन लोगों के किसी ग्रुप मेंबर को ऐसे माफी मांगनी पड़ी। वो लोग भी वहां से निकल गए और कॉलेज फोरम में सभी इसी चीज पर चर्चा कर रहे थे। रिद्धिमा जब अपने घर पहुंची तो उसके मायनम डैड बहुत परेशान होकर हाइनल में बैठे थे। रिद्धिमा बोली, डैड क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों हो? तो उसके मायनम डैड बोले, बेटा हमारा सारे शेयर्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं और हमारे बहुत से शेयर्स या ये मान सारे शेयर्स कोई खरीद रहा है। मेरे हाथ से सीईओ की पोजीशन तो जाएगी ही, और साथ ही मेरी कंपनी भी। अब क्या करूं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। तो रिद्धिमा बोली, मगर डैड ये सब कर कौन रहा है और किसने खरीदे शेयर्स? तो मिस्टर रस्तोगी बोले,
ये सब ऋषभ रायचंद कर रहा है, मगर ये शेयर्स कौन खरीद रहा इसका कुछ पता नहीं चल पाया अभी। अब जब वो इंसान एज CEO आएगा तभी पता चलेगा कि कौन है। रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने कमरे में गई और बेहद गुस्से में बोली, अनाया अनाया, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें बर्बाद ही नहीं जान से मार दूंगी। तुम देखती जाओ, तुम्हें मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी जिससे तुम दोबारा जन्म लेने से भी डरो। और फिर जोर जोर से हंसने लगी। वहीं अनाया घर के लिए निकल गई और उसने रूही और रूहानी के लिए गाड़ी भेज दी। अनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल दी। वो बोली, रिद्धिमा तुम कुछ ना कुछ करोगी, मुझे बताए, मगर तुम इस बार गलती करोगी तो तुम्हें बहुत भयानक सजा मिलेगी। और मैं चाहती हूँ तुम गलती करो। आज से तुम्हारी जिंदगी अब बहुत ही ज्यादा परेशानी में कटेगी। तुमने झूठ और मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। अभी तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, मगर तुम अपनी हरकतें नहीं सुधारोगी तो तुम्हें मारने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। और थोड़ी देर में उसकी गाड़ी रायचंद मेंशन पर आकर रुकी और उसने गाड़ी से उतरकर चाबी गार्ड को दे दी और अंदर की चली गई। वो बहुत थक चुकी थी और उसे अभी थोड़ा आराम करना था, तो वो लिविंग से होते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वहाँ कुछ मेहमान भी मौजूद थे। उसमें से एक औरत बोली, कैसी बदतमीज लड़की है, अपने बड़ों को बिना ग्रीट किए चली गई। यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को तुमने। फिर रुक कर, ये तो हाई नस्टल में रही है ना, तभी इसमें मैनर्स की कमी है। कोई कुछ बोलता तभी अनाया, जो अभी तक उनकी बातों को नजरअंदाज करके ऊपर की तरफ जा रही थी, वो बोली, मिसेस गोयंका आप फ्री का ज्ञान देती हैं या इसके लिए पैसे चार्ज करती है। अनाया की इस बात पर सभी को बहुत हंसी आ रही थी, सिवाय मिसेस गोयंका और उनकी बेटी करिश्मा गोयंका को छोड़कर। वो अनाया से बोली, तुम बदतमीज लड़की ऐसे ही बात करती जो अपनों से बड़ों से अभी तक रूही और रूहानी भी घर पहुंच गए थे और वो भी मिसेस गोयंका को जानते थे, जो उनके दूर के रिश्तेदार हैं मगर बहुत ही घमंडी और लालची। अनाया बोली, वो क्या है ना मिसेस गोयंका, मैं अपने से बड़ों की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर वो लायक होना चाहिए इसके। तो मिसेस गोयंका भड़कते हुए बोली, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं इज्जत के लायक नहीं हूँ? हाँ। तो अनाया बोली, मैंने ऐसा कब बोला? वो तो आप खुद ही बोल रही हैं। तभी वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अब तो अनाया को भी गुस्सा आ गया और उसके आसपास से मर्डरस ऑरा निकलने लगा जो किसी को भी डरा दे। अनाया बोली, आवाज नीचे मिसेस गोयंका, मेरे ही घर में आकर आप मुझे धमकाने चली थी। हाँ, उठिए और निकलिए यहाँ से। मिसेस गोयंका गुस्से से रिद्धि जी को देखते हुए बोली, रिद्धि तुम्हारी बेटी को देखो कैसे बदतमीजी कर रही है। अभी उन्होंने इतना ही बोला था कि अनाया का गुस्सा बढ़ गया और वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, गार्ड। थोड़ी देर में वहाँ 4 गार्ड आए और अनाया के आगे अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए। तो अनाया बोली, इनको बाहर निकालो यहाँ से और आज के बाद इन्हें इस मेंशन में आने मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वहाँ से अपने कमरे में चली गई और यहाँ गार्ड उन्हें वहाँ से घसीटते हुए ले गए और मेंशन से बाहर फेंक दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। इधर अंदर सभी लोग सदमे में खड़े थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी रूही की आवाज से सब अपने होश में आए। रूही खुश होकर बोली, अरे वाह, जो कोई नहीं कर पाया वो अना ने कर दिखाया। बिल्कुल बेइज्जती करके निकाल दिया उन दोनों डायनों को। हुक्म तो ऐसे देती थी जैसे ये उनका घर हो। हम भी सिर्फ दादी की वजह से चुप रहते हैं, अब देखना घर जाकर वो तमाशा करेंगी और बड़े दादा और दादू कैसे आएंगे कल सुबह इधर। रूही का कहना गलत भी नहीं था, क्योंकि मिसेस गोयंका ने घर जाकर बड़ा चढ़ाकर अपने सास ससुर से चुगली की, जिससे वो दोनों बेहद गुस्से में थे। इधर रायचंद मेंशन में रात का समय था, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। तो रिद्धि जी अनाया से बोली, अनाया आपने जो आज किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। वो आपसे बड़ी थी, आपको उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तो अनाया रिद्धि को देखती है, फिर नजरें फेर कर बोलती है, सबसे पहले तो मिसेस रायचंद आप मेरे मामलों से दूर रहे। दूसरी बात, मैं गोयंका जैसे घटिया लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। रही बदतमीजी की बात, तो वो उसी लायक थी। उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की तो मैंने भी वही किया, क्योंकि जो मुझे जो भी चीज देता है मैं उसे उसका डबल देती हूँ, पैसों के अलावा। और मैं किसी से नहीं डरती, ना उनसे ना उनके किसी भी फैमिली मेंबर से। उन्होंने हमारे दादू को बचाया था, जिसके लिए वो काफी पैसे ले चुके हैं, काफी प्रोजेक्ट भी। तो क्या अब वो हमारे ही घर पर आकर हमें सुनाएंगे? वो हमारे कोई सगे रिश्तेदार नहीं है। आप लोगों के मानने से सच नहीं बदल जाएगा और उन लोगों को अब कोई मदद नहीं मिलेगी। कल वो लोग आएंगे ना, आप सब लोग घर ही रहिएगा। कल आप सबको एक सरप्राइज मिलने वाला है, उसके बाद शायद आपको मेरी बातें गलत न लगे। इतना बोलकर वो अपने जगह से उठी और अपने कमरे में चली गई। वहीं सब लोग बस उसे देखते ही रह गए। तभी राधिका जी बोली, रिद्धि अब तुम्हें अनाया को कैसा लगता था जब तुम उसे ऐसे ही ट्रीट करती थी? अब जब तुम खुद वही सब पा रही हो तो बुरा लग रहा है ना? मगर वो तो फिर भी तुम्हें सजा नहीं दी, वरना जो तुमने काम किया है ना वो मासूम सी बच्ची के साथ, शायद महादेव भी तुम्हें माफ ना करे। और तुम्हारे पछतावे का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने तब उस बच्ची को छोड़ा जब हर बच्चे को एक माँ की जरूरत होती है। तो अब जब उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें क्यों माफ करे? और हाँ, मेरी बच्ची से दूर रहो, उसे और अब मत तकलीफ दो। तुम्हारी वजह से और तुम्हारे पति की वजह से पहले ही मेरी बच्ची बहुत दर्द सह चुकी है। तुम दोनों उससे दूर रहना। उसके लिए स्वाति है, जैसे बचपन में संभालती थी वैसे ही अभी भी संभाल लेगी। तुम दोनों उससे दूर रहना, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे में चली गई। वहीं रिद्धि जी की आंखों से आंसू बहने लगे और अश्विन जी की आंखों में भी नमी आ गई। मगर अब दोनों को अपने की का फल मिल रहा था, मगर ये फल मीठा नहीं, बहुत ज्यादा दर्दनाक था। मगर अब उनके इस दर्द से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता था, क्योंकि कहते हैं ना, जो बोगे वही पाओगे। तो उन्होंने जो अनाया को दर्द और तकलीफ दी, उसे जो नजरअंदाज किया, अब वही सब उन्हें भी मिल रहा था। आज उन लोगों को पता चल गया था कि उन्होंने उस नन्ही सी बच्ची को कितनी बड़ी तकलीफ दी थी। उसने ये तकलीफ 8 सालों तक सही, बिना किसी गलती के। तो इन लोगों ने तो पाप किया है, एक बच्ची को अनाथ बनाकर उसका बचपन छीनकर। तो इन्हें ये सब सहन करना ही होगा। धीरे धीरे सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। मगर रिद्धि जी और अश्विन जी की आंखों में आज नींद नहीं थी। अश्विन जी अभी अपने स्टडी रूम में थे, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी वो अनाया के कमरे से निकल ही रहे थे कि उन्हें अनाया के चीखने की आवाज आई, क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ था।
मगर आज अनाया अपना रूम अच्छे से बंद करना भूल गई थी। तभी अश्विन जी जल्दी से अनाया के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि अनाया पसीने से लथपथ है और बहुत ज्यादा डर उसके चेहरे पर दिख रहा था। उन्होंने अनाया को उठाने की कोशिश की मगर अनाया नहीं उठी क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। अश्विन जी बहुत ज्यादा डर गए थे और वो उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर ले आए। तभी उन्होंने सभी को आवाज लगाई। सभी आवाज सुनकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर आए। जैसे ही उन्होंने अनाया को अश्विन जी की गोद में बेहोश देखा, सब डर गए। तभी ऋषभ ने अनाया को अपनी गोद में ले लिया और उसे लेकर बाहर की ओर चला गया। सभी लोग भी जल्दी से उसके पीछे बाहर की तरफ निकल गए और गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद अनाया को डॉक्टर चेक कर रहे थे। उनका चेहरा काफी गंभीर हो गया। फिर वो ऋषभ से बोले, मिस्टर रायचंद, आप सब लोग बाहर आइए, मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है। तो सभी डॉक्टर के साथ बाहर चले गए। डॉक्टर बोले, देखिए, मिस रायचंद को पैनिक अटैक आया था। शायद ये पैनिक अटैक्स उन्हें आते रहते हैं। ये उनके लिए अच्छा नहीं है, इससे उनके दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। तभी ऋषभ घबराकर बोला, डॉक्टर कैसे पैनिक अटैक? तो डॉक्टर बोले, शायद बचपन में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे उन्हें गहरा सदमा और डर लगता हो और वही चीज उन्हें सपने में दिखाई देती हो जिससे उन्हें ऐसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। उन्हें खुश रखिए और स्ट्रेस मत दीजिए। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, उन्हें 1 महीने तक ये दवाइयां दीजिएगा ताकि वो थोड़ा ठीक हो जाएं। सभी लोग शॉक में थे कि अनाया के साथ क्या हुआ है जिससे उसे इतना गहरा सदमा लगा हो। तभी अश्विन जी का चेहरा एक तरफ झुक गया और उनके चेहरे पर उंगलियों के निशान बन गए। सब हैरान नजरों से राधिका जी को देख रहे थे क्योंकि उन्होंने ही अश्विन जी को ये थप्पड़ मारा था। वो गुस्से से अश्विन जी से बोली, तेरे और तेरी इस बीवी के कारण आज मेरी बच्ची की ये हालत है। तुम दोनों तो माँ बाप कहलाने लायक नहीं हो। उस बच्ची की उम्र ही क्या है और उसे ऐसे पैनिक अटैक आ रहे हैं। ये सब तुम दोनों के गलत डिसीजन की वजह से हो रहा है। तुम दोनों अभी यहाँ से निकल जाओ और मेरी बच्ची के आस पास भी तुम दोनों नजर मत आना। इतना कहकर उन्होंने अश्विन जी और रिद्धि जी का हाथ पकड़ा और उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अश्विन जी और रिद्धि जी अपनी आंखों में आंसू लिए हॉस्पिटल को देख रहे थे मगर वो अंदर नहीं जा सकते थे। वो लोग वहां से घर को निकल गए। इधर हॉस्पिटल के अंदर अनाया को होश आ गया था। वो एक तक सीलिंग को घूर रही थी। तभी बाहर से नर्स आई। जब उसने अनाया को होश में पाया तो वो डॉक्टर को बुलाने चली गई। डॉक्टर ने अनाया को चेक किया और बोले, मिस रायचंद, अभी आप कैसा फील कर रही हैं? तो अनाया बोली, पहले से बेटर। तभी सभी फैमिली मेंबर्स अनाया के रूम में आ गए। दादी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जल्दी से अनाया के पास पहुंचकर उसे गले से लगा लेती है। राधिका जी बोली, बच्चा अब ठीक हो तुम? तो अनाया बोली, स्वीट हार्ट, मुझे क्या हुआ था? राधिका जी बोली, बस तुम बेहोश हो गई थी। अनाया को यकीन नहीं हुआ मगर उसने कुछ नहीं कहा और डॉक्टर से बोली, अब मुझे घर जाना है। डॉक्टर भी मान गए क्योंकि अनाया अब ठीक थी। थोड़ी देर बाद सारे लोग घर पहुंच गए। ऋषभ ने अनाया को उसके रूम में छोड़ दिया और उसे आराम करने को कहकर वहां से चला गया। दादी भी सभी से बोली, अपने कमरे में जाओ। सभी लोग अपने कमरे में चले गए। राधिका जी और रंजीत जी भी अपने कमरे में चले गए। राधिका जी बोली, रंजीत जी, मेरी बच्ची के साथ क्यों हो रहा है ये सब? आखिर उसकी गलती क्या है? तो रंजीत जी उन्हें शांत करवाते हुए बोले, आप परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। मेरा शैतान बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर दोनों भी सो गए। ऐसे ही रात निकल गई। अगली सुबह सभी उठ गए थे और नीचे लिविंग रूम में बैठे हुए थे। रूहानी ने रिद्धि जी और अश्विन जी को अनाया के ठीक होने के बारे में बता दिया था। वो थोड़ा अब ठीक महसूस कर रहे थे। वो दोनों पूरी रात अनाया की चिंता में सो नहीं पाए थे। इतने में ही डोरबेल बजी। एक मेड ने दरवाजा खोला। तभी मिस्टर ओल्ड गोयंका और मिसेस ओल्ड गोयंका अंदर आई। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में हो। वो लोग लिविंग में आए और रंजीत जी से बोले, रंजीत, अब तुम हमारे परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करोगे? तुमने मेरी पोती और मेरी बहू को गार्ड से कहकर निकाला। क्या तुम हमारा एहसान हमें बेइज्जत करके चुकाओगे? अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले एक ठंडी आवाज सबको सुनाई दी जो कि और किसी की नहीं, अनाया की थी। ऋषभ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसलिए वो चुप था, वरना गुस्सा उसे बहुत आ रहा था। अनाया बोली, मिस्टर ओल्ड गोयंका, आपका एहसान मेरे दादाजी बहुत बार चुका चुके हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम आपके एहसान के बदले अपनी प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ आपको दे दें? वो सक पका गए क्योंकि वो चाहते थे कि उनका परिवार भी रायचंद मेंशन में रहे और वहाँ मालिक की तरह हुक्म चलाए और रायचंद इंडस्ट्री में भी 50% शेयर उनके परिवार के नाम हो जाए। मगर रंजीत ने ऐसा नहीं किया था क्योंकि उसमें उनके बेटे और पोते की मेहनत थी जो वो किसी भी हाल में नहीं दे सकते थे। और ये घर रंजीत जी ने राधिका जी की पसंद का बनवाया था। मिस्टर ओल्ड गोयंका बोले, ए लड़की, ये क्या बोल रही? हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो अनाया डेविल स्माइल करते हुए बोली, मगर आपकी हरकतों से तो यही लगता है कि ये घर हमारा नहीं, आपका है। तभी तो आप इस लहजे में बात कर रहे हैं। तभी मिसेस ओल्ड गोयंका बोली, तुम लड़की, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं। तो अनाया हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देख सब लोग उसे देखने लगे। तभी अनाया बोली, क्या बोला आपने? रिश्तेदार? कौन सी रिश्तेदारी? आप हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है और खबरदार जो हमसे बेवजह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो। फिर बोली, बहुत एहसान की बातें करते हैं ना आप, तो आज मैं आपको उस एहसान का बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इतना कहकर उसने टीवी में एक पेन ड्राइव लगाई जिसमें एक पुराना वीडियो चलने लगा। वो वीडियो देखकर सबकी आंखें सदमे से फैल गईं क्योंकि उस वीडियो में मिस्टर ओल्ड गोयंका जवान थे और उन्होंने एक बच्चे को जानबूझकर पानी में धक्का दे दिया था। मगर वक्त रहते उस बच्चे को किसी ने बचा लिया जो कि उनका ड्राइवर था। जब वो बच्चा पानी से बाहर निकला तो ओल्ड गोयंका ने ड्राइवर को भेज दिया और उस बच्चे को लेकर घर के अंदर आ गए। वो बच्चा कोई और नहीं, रंजीत जी थे। जैसे ही वो वीडियो खत्म हुआ एक और वीडियो चलने लगा जिसमें वही ड्राइवर सब सच कबूल कर रहा था। सब लोग सदमे में चले गए और मिस्टर एंड मिसेस गोयंका के माथे पर पसीना आने लगा। मिस्टर गोयंका बोले, ये वीडियो झूठी है। तो अनाया बोली, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये झूठी है? मिस्टर गोयंका बोले, क्योंकि वहां कोई कैमरा नहीं था। अनाया बोली, ऐसा आपको लगता है? वहां एक हिडन कैमरा था जो मेरे ओल्ड दादू यानी मेरे दादू के पापा
ने सेफ्टी के लिए लगवाया था, लेकिन तब वो कैमरा खराब हो गया था। पर देखिए आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, सब कुछ रिकॉर्ड होने के बाद वो खराब हुआ। मैंने उसे ठीक करवाया और आपके ड्राइवर को ढूंढकर उससे सच्चाई भी उगलवा ली। अब मिस्टर गोयनका के पास कुछ नहीं बचा था। वो नफरत से बोले, हाँ मैंने किया ये सब क्योंकि मुझे तेरे बाप से नफरत थी। वो कोलाज में फेमस था, मेहनती था और सब कुछ पा गया, और मेरा सब कुछ डूब गया। तभी मैंने सोचा कि तेरा इस्तेमाल करके मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तेरे बाप को अपने एहसान तले दबा कर रखूंगा। मगर उसने मुझे अपने घर में भी जगह नहीं दी और ना अपने बिजनेस में हिस्सा। अनाया बोली, आप जेल जाकर हिस्सा मांगना मिस्टर गोयनका। तो मिस्टर गोयनका हंसते हुए बोले, और सबूत कहाँ से लाओगी? ये वीडियो तो मैं झूठा साबित कर दूंगा। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, रियली मिस्टर गोयनका? सब पीछे मुड़े, वहाँ पुलिस खड़ी थी। मिस्टर गोयनका के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उनका खेल खत्म हो चुका था, मगर वो अनाया को धमकी देते हुए बोले, ये तूने अच्छा नहीं किया, देख मुझे बाहर आने दे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अनाया उनके पास जाकर धीरे से उनके कान में बोली, तुझे पता है तू मुझे अंडरवर्ल्ड की बेरहम क्वीन को धमकी दे रहा है? जैसे ही मिस्टर गोयनका ने ये सुना, उनके माथे से पसीना बहने लगा और आंखों में खौफ उतर आया। अनाया बोली, आज तक जितना भी रायचंद फैमिली ने तुम्हें पैसा या जो भी दिया है वो सब तुम लौटाओगे। कल तक का समय है, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर खड़ा कर दूंगी। इसके बाद पुलिस मिस्टर गोयनका को ले गई। मिसेस गोयनका भी रोते हुए उनके पीछे चली गई। अनाया ने सभी गार्ड्स को बुलाकर उन्हें कुछ आदेश दिए, फिर अपने कमरे में चली गई। पूरा परिवार अभी भी सदमे में खड़ा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, रिव्यूज जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। हाई नल में बैठे लोगों को तो सदमा लगा गया। तभी सभी होश में आए और दादाजी बोले, ये लोग हमारा फायदा उठा रहे थे और हम इन लोगों को अपना फायदा उठाने भी दे रहे थे। अगर शैतान बच्चा नहीं होता तो शायद हमें कभी सच्चाई पता नहीं चलती। और मुस्कुराने लगे। तभी ऋषभ बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को धमकी देने की? अब देखिए मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो कभी भी किसी और को धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा। और किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर फोन रख दिया। इधर अनाया के कमरे में वो बोली, मिस्टर गोयनका तुमने क्या सोचा? तुम अपनी पोती को मेरी जगह दिलवाओगे अपने एहसानों के बदले, मगर अफसोस तुम्हारा तो सारा खेल ही खत्म हो गया। और फिर हंसने लगी। इधर राजावत इंडस्ट्री में शिवाय अपने काम में डूबा हुआ था। तभी उसके केबिन में नायनक हुआ तो वो अपनी कठोर आकर्षक आवाज में कमेंट बोला। तो उसका असिस्टेंट मानव अपने हाथ में एक फाइल लाया। तभी अपने असिस्टेंट को देखकर शिवाय बोला, काम हुआ? तो मानव बोला, बॉस हमें ज्यादा तो कुछ पता नहीं चल पाया, मगर थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। उसके बाद मानव वहां से चला गया तो शिवाय ने खुद से बोला, बेबी गर्ल तुम अपनी पहचान छुपा रही हो, तुम जैसे दिखती हो वैसी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास से इतना मजबूत आभा निकलना कोई आम बात नहीं है। जब से तुम्हें देखा है ना, तब से तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो, मगर तुमने मुझे इग्नोर करके गलती की है। इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी बेबी गर्ल। मैं तुम्हारा दीवाना बन चुका हूँ और अब तुम्हें सिर्फ मेरा ही होना होगा, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। और फिर हंसने लगा। वो भी बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रहा था। उसके बाद अपने फोन में एक पिक्चर निकाल बेहद जुनून से बोला, बेबी गर्ल क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आया? जबकि और लड़कियां मुझे ऐसे देखती हैं जैसे कच्चा खा जाएंगी, और जिसको देखना चाहिए वो एक नजर तक नहीं देखती। फिर मासूम सा मुंह बनाकर बोला, बेबी गर्ल जब दोबारा मिलोगी तो देखना तुम मुझसे नजरें नहीं हटा पाओगी। वैसे आज तक कभी मुझे खुद में कोई कमी ना लगी, मगर जब से तुमने मुझे इग्नोर किया तब से ऐसा लगता है कि मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ जितना कि तुम्हें पसंद आ जाऊं। क्या करूं ऐसा जिससे तुम मुझे नोटिस करो? और तुम उस दिन मुझसे बिना मिले चली गई। पता है तब से कितनी बेचैनी हो रही है मुझे, मगर तुम्हें क्या, तुम तो सुकून में हो मेरा सुकून चुराकर। अभी शिवाय को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये वही शिवाय है जिसके नाम से ही लोग डरने लगते हैं। अभी यह बिल्कुल प्यार में पागल आशिक की तरह लग रहा था। इधर दूसरी तरफ अनाया अपने रूम में बैठी थी और वो किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसके बाद वो डेविल स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर गोयनका अब तुम और तुम्हारा वो लालची परिवार सड़क पर भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। करिश्मा गोयनका तुम्हें बहुत शौक है ना रायजादा सरनेम का यूज करके फेमस होने का। अब देखो तुम्हारी ये जो इमेज है ना, इसको कैसे छीनती हूँ। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, मगर झूठ और फरेब से मुझे सख्त नफरत है। और जो दूसरों के हक या चीजों पर नजर रखे उसे मैं दुनिया से आजाद कर देती हूँ। हॉल में सब लोग अभी भी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि उन्हें अनाया नजर आई जो तैयार होकर कहीं जा रही थी। उसे देखकर दादू बोले, शैतान बच्चे कहाँ जा रहा है? तो अनाया बोली, दादू मुझे कुछ जरूरी काम है, शाम तक आ जाऊंगी। तो दादू बोले, ठीक है मगर कुछ खा लेना, ठीक है? तो अनाया उन्हें हक करते हुए बोली, हाँ बड़ी। फिर वहां से निकल गई। रिद्धि जी उसे देख रही थी। ये बात अनाया ने भी नोटिस की, मगर उसने उन्हें एक नजर देखना भी जरूरी नहीं समझा। तभी अश्विन जी बोले, अना कार लेकर जाओ, ले लो की। तो अनाया बोली, मिस्टर रायजादा मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए, मैं अपनी कार लेकर आई हूँ यहाँ। आगे से प्लीज अपना कीमती टाइम मुझ पर न बर्बाद करें। क्या पता अगर फिर आपका कुछ लॉस हो जाए और आप उसका इल्जाम मुझ पर लगा दें। इतना बोलकर वहां से निकल गई और रिद्धि जी और अश्विन जी अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखते ही रह गए। ये वही लड़की थी जो अपने छोटे छोटे पैरों से मम्मा डैडा बोलकर पीछे पीछे भागती थी और जिसकी आंखों में ढेर सारा प्यार रहता था, मगर आज उन आंखों में उनको बस अपने लिए एक अनजानापन और बेरुखी नजर आती है। आज उन्हें अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था और अनाया के दर्द उसकी तकलीफ का अंदाजा हो रहा था कि उसे कैसा महसूस होता होगा जब उसके सगे माँ बाप उसके बिना गलती के उससे बेरुखी दिखाते हैं, उसे प्यार नहीं करते जो हर बच्चे को चाहिए होता है। अनाया घर से निकलकर किसी को कॉल करती है और फिर कुछ बोलकर कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद एक ब्लैक कार उसके आगे खड़ी थी और ड्राइवर ने जल्दी से कार का गेट खोला तो अनाया काफी एलिगेंट तरीके से बैठ गई और वो गाड़ी वहां से निकल गई। उसके पीछे और बहुत सारी गाड़ियां थीं जिनमें बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। वो सारी गाड़ियां एक बड़े से बिल्डिंग में आकर रुक गईं जिसमें बहुत स्टाइलिश तरीके से राजावत इंडस्ट्री लिखा हुआ था। अनाया ने मास्क पहना हुआ था और वो अपने एटीट्यूड के साथ बिल्डिंग के अंदर चली गई और रिसेप्शन पर जाकर खड़ी हो गई। तभी रिसेप्शन में बैठी लड़की बोली, मैम हाउ कैन आई हेल्प यू?
तो अनाया का असिस्टेंट बोला, हमारी मिस्टर राजावत के साथ मीटिंग है, आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि एंजल ग्रुप की सीईओ आई है। तो रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से अपने सीईओ के असिस्टेंट को कॉल किया और उनको अनाया के बारे में बता दिया। तभी असिस्टेंट बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोलकर अपने बॉस के केबिन की ओर बढ़ गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। मानव ने एक एम्प्लॉय से कहकर अनाया को मीटिंग रूम में बिठा दिया। उसके बाद वो शिवाय के कैबिन की तरफ चला गया। मिस्टर राजावत कोई और नहीं बल्कि शिवाय राजावत था, जिसका पता अनाया को सुबह ही चला जब उसके असिस्टेंट ने मीटिंग की बात बताई। मानव, शिवाय का असिस्टेंट, जल्दी से अपने बॉस के केबिन में नायनक किया तो अंदर से कमिंग बोला गया। मानव अंदर जाकर बोला, सर, एंजल ग्रुप की सीईओ आई है मीटिंग के लिए, वो आपका मीटिंग रूम में वेट कर रही है। तो शिवाय बोला, ठीक है। उसके बाद उसने अपने कोट को ठीक किया और मीटिंग रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो मीटिंग रूम में एंटर हुआ और उसकी नजर मास्क पहनी लड़की पर चली गई। उसे देखकर शिवाय को एक अजीब सा अट्रैक्शन फील हुआ। तभी उसने उसकी आंखें देखी, जिनमें देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जब ये महसूस किया तो धीरे से बोला, बेबी गर्ल। शिवाय की आंखें चमकने लगीं और वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसकी बेचैनी अनाया को देखते ही गायब हो गई थी। शिवाय और अनाया ने हैंडशेक किया, जिससे दोनों को एक करंट लगा और दिल तेजी से धड़कने लगा। अनाया ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। शिवाय को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर अनाया की आंखों में शर्म देखकर उसे अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हुई। मीटिंग स्टार्ट हो गई और अनाया का प्रेजेंटेशन और उसका प्रोजेक्ट शिवाय को बेहद पसंद आया, क्योंकि एंजल ग्रुप, राजावत इंडस्ट्री और रायचंद इंडस्ट्री तीनों टॉप 1 पोजीशन में थी। करीब 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गई और अनाया और शिवाय ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तभी शिवाय बोला, मिस रायचंद, आप लंच करेंगी मेरे साथ? प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछ लूंगा। अनाया उसे मना करना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों वो मना नहीं कर पाई और उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। अनाया का असिस्टेंट ईशान अपनी बॉस को शॉक होकर देख रहा था, क्योंकि अनाया कभी भी किसी के साथ लंच नहीं करती थी, मगर आज वो शिवाय के एक बार कहने पर ही मान गई। मानव और ईशान वहीं से लंच लेने चले गए। अनाया ने भी अपना मास्क उतार दिया था, क्योंकि शिवाय ने उसे पहचान लिया था। तभी तो उसने उसे मिस रायचंद कहकर बुलाया था। अनाया का इतना सुंदर चेहरा देखकर शिवाय तो बस उसे देखता ही रह गया। अनाया को भी उसकी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, मगर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि शर्म आ रही थी। अनाया को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे गुस्सा नहीं बल्कि शर्म आ रही है, मगर उसने ये नकार दिया कि वो भी शिवाय के लिए कुछ फील करती है। इधर दूसरी तरफ मानव और ईशान बहुत ज्यादा शॉक में थे कि कैसे उनके बॉस मान गए, क्योंकि शिवाय और अनाया दोनों बहुत ही एरोगेंट और गुस्से वाले थे, जिन्हें दूसरों का ऑर्डर सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही किसी के करीब जाना। मगर शिवाय खुद से अनाया से लंच का बोला और अनाया ने भी मना नहीं किया, मगर दोनों खुश भी थे कि अब शायद उनके दोनों जल्लाद बॉस उन्हें थोड़ा चैन से जीने देंगे। कैबिन में दोनों शांति से बैठे थे। शिवाय अनाया से बोला, मिस रायचंद, आप बहुत टैलेंटेड हैं, जो इतनी छोटी उम्र में आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। तो अनाया बस हल्का सा मुस्कुराई। शिवाय तो उसे देखते ही रह गया, क्योंकि अनाया हंसते हुए बेहद सुंदर लग रही थी और उसके डिंपल उसे और भी अट्रैक्टिव लग रहे थे। अनाया ने भी शिवाय की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। बाहर से नॉक की आवाज से दोनों अपने होश में आए और इधर उधर अपनी नजरें करने लगे। तभी शिवाय ने खुद को संभाला और बोला, कमिंग। अनाया और शिवाय अभी शिवाय के कैबिन में बैठे हुए थे। मानव और ईशान अपने हाथों में लंच की प्लेट लेकर अंदर आए और प्लेट रखकर चले गए। दोनों ने लंच करना स्टार्ट कर दिया। अनाया के पसंद का खाना लाया गया था, क्योंकि ईशान अनाया की पसंद जानता था। कायनात और अनाया की पसंद सेम ही थी। अभी अनाया ने अपना लंच किया ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसकी कॉलर आईडी में शौर्य नाम फ्लैश हो रहा था। शिवाय ने भी देख लिया था, जिससे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और हाथों की मुट्ठियां भी कस गईं। मगर अनाया इन सब से बेखबर बात कर रही थी। ये अनाया का राइट हैंड था। अंडरवर्ल्ड में अनाया के सारे काम शौर्य ही संभालता था। आज एक मीटिंग थी जिसमें अनाया का आना भी जरूरी था, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड की क्वीन थी, जिसे लोग बेरहम क्वीन नाम से जानते थे। अनाया बात करने के बाद जैसे पलटी, उसकी आंखें शिवाय की लाल आंखों से जा टकराईं। अनाया उनकी लाल आंखों को देखकर हैरान थी, मगर वो डरी नहीं, क्योंकि वो खुद बहुत डेंजरस थी। अनाया शिवाय से बोली, मिस्टर राजावत, अब मुझे जाना चाहिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, और उसके बाद वहां से निकल गई। अनाया बाहर आकर ईशान से बोली, चलो, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो ईशान और अनाया वहां से चले गए। वहीं शिवाय ने गुस्से से अपने कैबिन का हुलिया बिगाड़ दिया था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे अनाया का किसी भी लड़के से बात करना पसंद नहीं आ रहा था, मगर वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। वो गुस्से में पागल होकर बोला, बेबी गर्ल, तुम्हें किसी भी अनजान लड़के के पास जाने का हक नहीं है, वरना मैं उस इंसान को इस दुनिया से रिहा कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। तुमसे बात करने का, तुमसे मिलने का, यहाँ तक कि तुम्हारी रूह, तुम्हारी खुशी, दुख, सब में मैं शामिल हूंगा, सिर्फ मैं। और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। तभी उसे कॉल आया। उसने कॉल उठाई। वहां से कुछ कहा गया, जिससे शिवाय का चेहरा गुस्से से बेहद सर्द हो गया। वो बोला, आ रहा हूँ। उसके बाद उसने कॉल कट कर दी और मानव को अपने कैबिन में बुलाया और उसे कुछ बोलकर वहां से चला गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। एक खंडहर जैसी जगह पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी, जो बेहद हसीन था, जिसने पूरे ब्लैक कपड़े और ब्लैक मास्क पहना था, वो कार से निकला। उस मास्क में उसी आंखें और होंठ ही नजर आ रहे थे। वो आदमी उस खंडहर के अंदर चला गया और वहां से बिछी कालीन हटा दी। वहां एक खुफिया दरवाजा था। उस आदमी ने उस पर अपना हाथ रखा तो वो दरवाजा 2 हिस्सों में बट गया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नजर आने लगी।
उस आदमी के साथ उसका असिस्टेंट और 2 लड़के और थे जो उसके बहुत वफादार आदमी थे। थोड़ी देर बाद वो लोग उन सीढ़ियों से नीचे पहुंच गए। नीचे बहुत बड़ा हॉल था जहां 1000 से भी ज्यादा लोग आ सकते थे। जैसे ही सबकी नजर उस आदमी पर गई, सब अपनी जगह से उठ गए और घुटनों पर बैठकर उसका स्वागत करने लगे। वो आदमी बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया और जाकर अपनी किंग साइज चेयर पर बैठ गया। उस चेयर में बहुत ही स्टाइलिश तरीके से ब्लैक किंग लिखा हुआ था। उस आदमी के बैठने के बाद सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए, मगर ब्लैक किंग की जगह पर एक और उसी के साइज की कुर्सी रखी हुई थी जिस पर BQ लिखा हुआ था। ठीक थोड़ी देर बाद एक लड़की जिसने ब्लैक कलर का वन पीस जिसके एक साइड के थाई पर कट लगा हुआ था, वो उसी रास्ते से आ रही थी जहां से थोड़ी देर पहले ब्लैक किंग आया था। सभी लोगों ने उस लड़की का भी किंग की ही तरह स्वागत किया, शिवाय किंग के। वो लड़की भी वहां से चलकर अपनी कुर्सी में बैठ गई। उसके बैठने के बाद सभी बैठ गए। तभी किंग बोला, अब जब क्वीन भी आ चुकी हैं तो हम ये मीटिंग आगे बढ़ाते हैं। तभी एक आदमी उठा और एक दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, किंग, ये आदमी फिर से अपना इलीगल काम स्टार्ट कर दिया है और इसने सभी सिटी की गरीब घर की लड़कियों को किडनैप कर उन्हें बेच दिया। जो आदमी शिकायत कर रहा था वो था हेमंत जोशी और जिस इंसान की शिकायत हो रही थी उसका नाम था अंगद महेश्वरी। किंग अपनी जानलेवा नजरों से अंगद को देखता है और बहुत ही कठोर आवाज में बोलता है, अंगद, क्या तुम फिर से वही सब करने लगे? हाँ, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? किंग की इतनी भयानक आवाज सुनकर सभी लोग कांप गए। अंगद बोला, किंग, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तभी एक रौबदार आवाज जो किसी और की नहीं क्वीन की थी वो बोली, सच में? मगर तुम तो बोल रहे थे तुम्हें किसी का डर नहीं है और किंग और क्वीन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया। इशारा समझकर क्वीन के आदमी ने प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चला दिया जिसमें अंगद जोशी किसी से फोन पर बात करते हुए क्वीन द्वारा बताई गई बातें बोल रहा था। सभी लोग शौक होकर कभी वीडियो तो कभी अंगद को देखते। अंगद डर से किंग और क्वीन की तरफ देखता है जो उसे ही अपनी जानलेवा नजरों से देख रहे थे। तभी क्वीन बोलती है, डेनियल, कम हियर बेबी। क्वीन के इतना कहते ही एक ब्लैक पैंथर जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था वो क्वीन के पास आकर उसके पैरों के पास बैठ जाता है। क्वीन उसका सिर सहलाती है। उसके बाद अंगद की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, जाओ, वो तुम्हारे लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। किंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ क्वीन को देख रहा था। क्वीन की बात सुनकर ब्लैक पैंथर जोर से दहाड़ता है और अपनी जानलेवा नजरों से अंगद को ही देखने लगता है। अंगद डर से कांप रहा था। वो जल्दी से वहां से भागने लगता है मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। डेनियल बहुत ही तेजी से अंगद के पीछे भागता है और अचानक ही हमला कर देता है जिससे सभी लोग डर से कांपने लगते हैं और अंगद की एक दर्दनाक चीख वहां गूंज जाती है। ये चीखें समय के साथ बढ़ती जाती हैं और फिर वो चीख अचानक रुक जाती है क्योंकि अंगद की मौत हो गई थी और सिर्फ उसकी हड्डियां ही वहां नजर आ रही थी। डेनियल अंगद के खून से पूरा भीगा हुआ था और वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। तभी क्वीन अपने आदमी से बोलकर डेनियल को वहां से लेकर जाने को बोलती है और उसके जाने के बाद सबकी तरफ एक ठंडी नजर डालते हुए बोलती है, अगर आगे से किसी ने भी किंग और क्वीन के खिलाफ जाने की भूल की तो उस इंसान को भी मैं एक गलती बनाकर दुनिया से आजाद कर दूंगी। सभी लोग बहुत डरे हुए थे और क्वीन की ऐसी बातें सुनकर सभी अपने मन में सोचते हैं कि वो कभी भी क्वीन और किंग के खिलाफ नहीं जाएंगे वरना उनका हाल भी अंगद के ही जितना बुरा होगा। किंग अपनी भारी आवाज में बोलता है, क्वीन की बातें याद रखें और मीटिंग इज ओवर। इतना बोलकर वहां से चला गया। क्वीन भी दूसरे रास्ते से निकल गई। इधर दूसरी तरफ अनाया अपने घर में जैसे ही अंदर आने को हुई कि उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने लिविंग रूम में एक लड़की जो रूही की उम्र की हो वो और एक मिडिल एज कपल बैठे हुए दिखाई दिए। अनाया को देखकर दादी बोली, बच्चा इधर आओ। तो अनाया अपने दादी के पास जाकर बैठ गई। तभी दादी मिडिल एज कपल जो कि रिद्धि जी और अश्विन जी की उम्र के ही थे उनसे मिलवाते हुए बोली, ये तुम्हारे मामा मामी है बेटा और ये तुम्हारी बहन समायरा। अनाया ने एक नजर उन्हें देखा, फिर उन दोनों के पैर छू लिए। वो दोनों अनाया को बहुत प्यार से देख रहे थे। तो आइए जान लेते हैं इन लोगों के बारे में। तो ये हैं रिद्धि जी के बड़े भाई हितेश सिंघानिया, उनकी पत्नी हिमानी सिंघानिया और उनकी बेटी समायरा सिंघानिया। समायरा उनकी इकलौती संतान है इसलिए वो समायरा से बहुत प्यार करते हैं। इनके बारे में कहानी में जान लेंगे। अनाया ने उनसे मिलने के बाद दादी से बोला, स्वीट हार्ट, मैं थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो राधिका बोली, हाँ मेरा बच्चा, जाओ आराम करो। अनाया वहां से चली गई। इधर हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी हितेश जी बोले, समायरा को आप लोग यहाँ रख रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तभी रंजीत जी बोले, इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है बेटा, समायरा भी हमारी पोती जैसी है। तभी हितेश जी ने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए और अनाया का गिफ्ट राधिका जी को देते हुए बोले, ये गिफ्ट एंजल को दे दीजिएगा। वो और उनकी पत्नी अनाया को बचपन से ही बहुत पसंद करते थे और रिद्धि जी के उसके साथ गलत व्यवहार की वजह से उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया था। मगर आज समायरा की जिद पर कि वो अपनी बुआ के घर रहकर अपना कोलाज करेगी तो वो मान गए क्योंकि वो उसकी सारी बातें मानते थे क्योंकि समायरा मासूम थी। अब ये सच है या नहीं आपको आगे पता चलेगा। तो कौन होंगे क्वीन और किंग? क्या समायरा सच में मासूम है या नहीं? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। इधर मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया के जाने के बाद समायरा को उसका रूम दिखा दिया। समायरा भी फ्रेश होकर सबके साथ नीचे आ गई और लिविंग में बैठ गई और रंजीत जी से बोली, दादू, अना अभी तक क्यों नहीं आई? उसकी बात पर दादू बोले, अभी आ जाएगी बेटा, जब डिनर टाइम होगा तो उसे बुला लेंगे। वो थक गई थी, शायद रेस्ट कर रही होगी। तो समायरा ने अपना सिर हिला दिया। वहीं रूही उसे घूर रही थी मगर समायरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर अनाया अपने कमरे में पहुंचकर शावर लेने चली गई और शावर के नीचे खड़े होकर सोचने लगी, समायरा सिंघानिया, तुम जितनी मासूम खुद को दिखा रही हो उतनी हो नहीं, क्योंकि बेरहम क्वीन की आंखों से कोई नहीं बच सकता। मगर जब तक तुम मेरे लिए कोई परेशानी ना खड़ी करो मैं कुछ नहीं करूंगी। मगर तुमने भी मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम कभी भी मुझसे उलझने की कोशिश ना करो। इतना बोलकर वो बाहर आ गई और हेयर ड्रायर से बाल सुखाकर उसने कैजुअल कपड़े पहन ली
और वहां से नीचे चली गई क्योंकि अभी तक डिनर का टाइम हो गया था। रंजीत जी एक मेड से अनाया को बुलाने को बोल रहे थे, मगर अनाया उन्हें नीचे आते हुए दिखी तो वो अनाया को प्यार से देखते हुए बोले, शैतान बच्चे इधर आओ, यहाँ बैठो हमारे साथ। तो अनाया उनके पास बैठ गई, मगर उसकी नजर समायरा पर पड़ी तो समायरा रूही को घूर रही थी। मगर जब समायरा को खुद के ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई तो उसने अपना सिर उठाकर देखा तो ये अनाया थी। अनाया के देखने पर उसने तुरंत अपने भाव बदल दिए। सब अपना अपना डिनर कर रहे थे, मगर रूही थोड़ी सी उदास लग रही थी। रिद्धि जी रूही से बोली, रूह क्या हुआ बच्चा, आप उदास क्यों हो? किसी ने आपसे कुछ बोला क्या? अनाया ने भी ये नोटिस किया था कि जब से सिंघानिया परिवार आया रूही काफी उदास थी, मगर अनाया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रिद्धि जी की बातों को सुनकर सबका ध्यान रूही पर चला गया। तभी ऋषभ बोला, क्या हुआ है बच्चा, आप परेशान क्यों हो? क्योंकि ऋषभ अपनी तीनों बहनों से बहुत प्यार करता था, मगर अनाया सबसे छोटी थी, इस वजह से वो अनाया से सबसे ज्यादा प्यार करता था। रूही जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा असाइनमेंट थोड़ा रह गया है और मुझे नींद आ रही है, बस इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। उसकी बात सुनकर सबने चैन की सांस ली, मगर अनाया उसे गौर से देख रही थी और उसे समझ आ रहा था रूही झूठ बोल रही है, मगर उसने कुछ नहीं बोला। मगर जब उसने समायरा को देखा तो समायरा रूही को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, जिससे अनाया की भौवें सिकुड़ गईं। डिनर के बाद सभी लिविंग में बैठ गए। सभी समायरा को पसंद करते थे क्योंकि सभी को वो काफी मासूम लगती थी, मगर ऋषभ उसे खास पसंद नहीं करता था और उससे कम ही बात करता था। मगर इस बात से समायरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सभी बात कर ही रहे थे कि अनाया बोली, बड़ी मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप और दादी भी टाइम पर सो जाना वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। तभी समायरा बोली, अना थोड़ी देर मेरे साथ भी बैठ जाओ। वो उसे काफी प्यार से देख रही थी। अनाया ने जब उसे देखा तो अनाया को उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार दिखा, वहां कोई छल नहीं था। अनाया अपने मन में बोली, मुझे अपने लिए इस लड़की से कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही, मगर ये रूही को क्यों नफरत से देख रही थी, जैसे ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। समायरा के हिलाने पर अनाया होश में आई और बोली, मुझे अभी नींद आ रही है, वैसे भी कल तो आप कॉलेज आएंगी, आप उस टाइम मुझसे बात कर लेना। अनाया की बात सुनकर समायरा की आंखों में चमक आ गई, मगर यहीं रूही का चेहरा मुरझा गया, जिसे देखकर समायरा को बहुत अच्छा लग रहा था। समायरा अपने मन में बोली, अना तो मेरी प्यारी छोटी सी बच्चा है और उसका प्यार भी सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ, और अब तो मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगी। अनाया ने भी रूही को नोटिस किया, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि रूही क्यों उदास है, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रूहानी से वो नफरत नहीं करती थी। मगर रूही की बातें याद कर उसे उस पर गुस्सा आता था। हालांकि नफरत वो किसी से नहीं करती थी सिवाय रिद्धि जी और अश्विन जी के, बाकी सबसे बस नाराज थी क्योंकि ये सब जो भी हुआ उसमें रिद्धि जी और अश्विन जी की गलती थी, और रिद्धि जी ने अपनी ही सगी बेटी को प्यार नहीं दिया और अश्विन जी ने उसके साथ भेदभाव किया जैसे वो उनकी सौतेली बेटी हो। उसने एक नजर रूही को देखा और अपने कमरे में चली गई। समायरा ने सबसे बोला, आप सब भी सो जाइए वरना सबको अपने काम में जाने के लिए देरी हो जाएगी। तो सभी ने गुड नाइट विश किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी रूही भी जाने लगी तो समायरा उसे देखकर बोली, मिस रूही रायचंद। अपना नाम सुनकर रूही रुक गई और उसे बेहद गुस्से से देखने लगी और बोली, क्या बात है? उसकी बात सुनकर समायरा बोली, मेरी बच्चा से दूर रहना तुम, बाकी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और इतना बोलकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई जो उसके लिए तैयार किया गया था। रूही को उसकी बातें सुनकर बेहद गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने मन में बोली, अना मेरी भी बहन है, तुम उस पर अपना हक नहीं जमा सकती। मैं भी देखती हूँ कैसे करती हो तुम ये सब, मगर मैं भी रूही रायचंद हूँ। हाँ, मैंने अपनी बहन को बहुत हर्ट कर दिया बिना उसकी गलती के, मगर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरी जगह नहीं ले सकती समायरा। बचपन से लेकर आज तक तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर तुम्हारी नफरत से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर तुमने मेरी बहन को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं बस मॉम की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करती हूँ, मगर तुमने अना को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे की तरफ चली गई, मगर कोई था जो उन लोगों को देख रहा था। हालांकि उसने उनकी बातें नहीं सुनी, मगर उनके एक्शन को देखकर उसको इतना तो समझ आ गया था कि उन दोनों के बीच बहस हो रही है। वो भी वहां से चला गया। अनाया अभी तक सो गई थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला जिससे अनाया की नींद खुल गई, मगर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी एक साया उसके करीब आया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा और उसके माथे को चूमकर बोला, बच्चा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कोई भी तुम्हें पहले की तरह हर्ट नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर वो उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाकर चली गई। उसके जाने के बाद अनाया ने अपनी आंखें खोली, फिर खुद से बोली, पता नहीं ये लड़की क्या है, मगर मुझे इतना तो समझ आ गया कि ये अनाया से बहुत प्यार करती है। तो क्यों करती है समायरा से प्यार और रूही से नफरत? क्या समायरा रूही से अलग कर देगी अनाया को? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अगली सुबह सभी लोग हाइनल में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद अनाया भी नीचे आ गई और सबको मॉर्निंग विश किया, थोड़े बहुत लोगों को छोड़कर, जिससे उनके दिल में टीस उठी, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। समायरा ने अनाया को प्यार से मॉर्निंग विश किया। उसके बाद सब नाश्ते के लिए बैठ गए। समायरा अनाया के साथ बैठ गई और अनाया के दूसरे साइड ऋषभ बैठा हुआ था, मगर रूही समायरा को ही देख रही थी, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी, आखिर वो अपने बच्चा के साथ जो बैठी थी। मगर समायरा ने रूही को देखने की जहमत नहीं उठाई और अपना नाश्ता करने लगी। सभी का नाश्ता हो गया तो सभी अपने अपने काम में चले गए। अनाया ने स्वाति जी को हक करके एक किस की और बाहर की तरफ चली गई और अपनी गाड़ी में बैठ गई। पैसेंजर सीट पर समायरा बैठ गई, जिससे रूहानी को बुरा लगा, मगर रूही को समायरा पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर वो दोनों कुछ नहीं बोले और पीछे वाली सीट पर बैठ गए और गाड़ी कोलाज की तरफ निकल गई। समायरा बोली, अना तुम्हारी फ्रेशर पार्टी कब है? तो अनाया थोड़ी सॉफ्ट आवाज में बोली, समायरा दी फिलहाल तो इस बारे में नहीं पता नहीं सीनियर कब करे। अनाया के मुंह से खुद के लिए दी सुनकर समायरा तो बहुत ज्यादा खुश हो गई।
उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसकी चमक देखकर अनाया के चेहरे पर भी एक हल्की स्माइल आ गई, जिससे उसके डिंपल दिखने लगे। हाय, कितनी सुंदर लग रही थी अनाया। अभी शिवाय देख लेता तो शायद पागल ही हो जाता, मगर रूहानी और रूही को बहुत बुरा लगा। जब अनाया छोटी थी तो रूहानी से और रूही से भी वो दी बोलती थी, रूहानी से दीदू जबकि रूही से दीदा। मगर जब उस पर इल्जाम लगा तब भी उसने ये बोलना नहीं छोड़ा, मगर रूही ने उसे बहुत कुछ सुनाने के बाद खुद को दीदा और रूहानी को दीदू कहने से मना कर दिया। उस दिन अनाया पूरी तरह टूट गई थी और उसने फिर कभी कुछ नहीं बोला। वो सब चीजें याद करके रूही की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने जल्दी से साफ कर लिया। मगर समायरा ने ये देख लिया था और अपने मन में बोली, मेरे बच्चा को तुमने जितना हर्ट किया है ना मिस रूही रायचंद, तुम्हें भी वो दर्द सहना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करूंगी। अगर मैंने कुछ किया तो कहीं मेरा बच्चा मुझसे भी गुस्सा ना हो जाए। वैसे भी बच्चा तो तुम्हें सजा दे ही रही है। थोड़ी देर बाद गाड़ी कोलाज में आकर रुक गई और अनाया ने गाड़ी की पार्किंग में लगाई और अंदर की तरफ जाने लगी। दूर से ग्रुप अनाया को घूर रहा था। अनाया ने अपना सिर उठाकर एक ठंडी नजर वहां डाली। वो लोग डर से कांप गए और तुरंत अपनी नजरें उससे हटा ली, जिसे देखकर अनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ये कोई और नहीं, डिवाइन ग्रुप था। मगर अब उन्होंने सोच लिया था कि वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, बल्कि पीछे से वॉर करेंगे ताकि किसी को पता न चले। मगर बेचारे, उन्हें कौन बताए, वो अपनी मौत को चुनौती दे रहे हैं और अपनी मौत के करीब बढ़ रहे हैं। अनाया वहां से अपनी क्लास में चली गई और समायरा, रूही अपने क्लास में। समायरा का एडमिशन कल ही करा दिया गया था। समायरा को भी बचपन से डिजाइनिंग में ही इंटरेस्ट था, इसलिए उसने भी डिजाइनिंग का कोर्स चुना था। रूहानी अभी अपने लास्ट ईयर में थी और वो भी अपने क्लास में चली गई। थोड़ी देर बाद रूहानी और उसके कुछ क्लासमेट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की क्लास की ओर चल दिए और उन्हें फ्रेशर पार्टी के बारे में बताने लगे। ऐसे ही वो लोग अनाया की क्लास में भी गए और उन्हें भी फ्रेशर पार्टी के बारे में बताया। उसके बाद वहां से चले गए, मगर एक लड़के की नजर अनाया के ऊपर ही टिकी हुई थी। तो ये है मिस्टर आहान श्रीवास्तव। ये देश के दूसरे नंबर पर सबसे अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये कोलाज क्रश है। ये भी बहुत ज्यादा हैंडसम है। कह सकते हैं ये शिवाय की हैंडसमनेस को टक्कर दे सकते हैं, मगर फिर भी शिवाय इनसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं क्योंकि उनका ऑनरा उन्हें सबसे अलग बनाता है। सभी लोग आहान को ही देख रहे थे, मगर अनाया को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपने मेल्स चेक कर रही थी जो उसे ईशान ने भेजे थे। अनाया का प्रोजेक्ट जो शिवाय के साथ था उसी से रिलेटेड था, मगर आहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अनाया का ध्यान कहीं और था। तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज आवाज में अनाया को पुकारा, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। अनाया ने भी अपनी पलकें उठाकर देखा। जैसे ही अनाया ने उसे देखा, आहान चुप हो गया क्योंकि उसका गुस्सा अनाया के देखने भर से ही गायब हो गया था। मगर आहान ने खुद को संभालते हुए उससे कहा, क्या नाम है तुम्हारा? तो अनाया ने बिना इमोशन के कहा, अनाया रायचंद। जैसे ही उसने ये बोला, सभी रूहानी को देखने लगे। रूहानी को अनाया के लिए डर लग रहा था। उसने अपनी पलकें झपकाईं, जिससे सबको पता चल गया कि अनाया रूहानी की बहन है। आहान बोला, मिस अनाया, जो हमने अभी बताया तुमने सुना? तो अनाया ने जितना उन्होंने बताया था सब उन्हें वापस बता दिया, जिससे सब हैरान रह गए। मगर रूहानी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई क्योंकि अनाया की ये आदत बचपन से थी। वो जिस काम में बोर होने लगती वो दूसरा काम करने लगती, मगर जब कोई उससे पहले वाले काम के बारे में सवाल पूछे तो सारे जवाब दे देती थी। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और उसका दिमाग बहुत तेज था। अनाया ने अपनी बातें कहने के बाद एक नजर आहान को देखा, फिर अपनी जगह पर बैठ गई। आहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मगर किसी के देखने से पहले ही उसने वो स्माइल छुपा ली। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से चले गए। उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई थी। वो भी बहुत प्यारी थी, मगर हमारी अनाया की ब्यूटी अलग लेवल की है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अनाया के बगल में एक लड़की बैठी हुई थी जो कोई और नहीं बल्कि शिवन्या राजावती। वो अनाया को एक स्माइल पास करती है। अनाया उसे बिना भाव के देख रही थी। शिवन्या अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हाय अनाया, कैसी हो तुम? अनाया ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस बोली फाइन। तो शिवन्या ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो अनाया ने एक नजर उसे देखा और बिना भाव के बोली, मुझे दोस्त बनाना नहीं पसंद। तो शिवन्या का चेहरा उदास हो गया। शिवन्या पार्टी के दिन से ही उससे दोस्ती करना चाहती थी, मगर उस दिन उसे मौका नहीं मिला और आज अनाया ने मना कर दिया। शिवन्या बचपन से ही अनाया से दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि अनाया और शिवन्या सेम एज की हैं। हालांकि कभी अनाया और शिवन्या बचपन में मिल नहीं पाए, मगर उसने अपनी मॉम के पास अनाया की फोटो देखी थी जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसे देखकर शिवन्या उससे दोस्ती करना चाहती थी, मगर अफसोस तब वो मिल न पाई और न ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। अनाया के दोस्ती ना करने की वजह से वो थोड़ी उदास थी, मगर उसने अपने दिल ही दिल में सोचा वो अनाया को अपना दोस्त बनाकर ही रहेगी। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आ गए और शिवन्या को सबसे मिलवाने के बाद अपना लेक्चर लेने लगे। ऐसे ही लगातार 3 लेक्चर हुए और चौथा लेक्चर आज खाली था क्योंकि प्रोफेसर बीमार थे और कोई नया प्रोफेसर कुछ दिन बाद आने वाला था, कुछ दिन पढ़ाने के लिए। अनाया अपनी सीट से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी तो शिवन्या भी उसको पीछे से आवाज लगाते हुए बोली, अनाया, मुझे भी कैंटीन जाना है, प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। एक्चुअली मुझे यहाँ के रास्तों का ज्यादा पता नहीं है। अनाया ने कुछ नहीं बोला और वो आगे की तरफ जाने लगी। उसके पीछे शिवन्या भी चल पड़ी। थोड़ी देर बाद अनाया और शिवन्या कैंटीन पहुंच गई। अनाया को देख समायरा उसकी तरफ आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बगल वाली चेयर पर बिठा दिया। आरवी ने शिवन्या को देखा और उसे अपने पास बुला लिया। वो सभी एक साथ बैठे हुए थे। रूही और रूहानी को बुरा लग रहा था क्योंकि अनाया समायरा से बेहद प्यार से बात कर रही थी, मगर उसने बचपन को छोड़कर अभी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं की। आरवी को रूहानी के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि रूहानी हमेशा से ही अनाया को रूही जितना ही प्यार करती थी, मगर वो भी बचपन में कसम से बंधी हुई थी। मगर इसमें भी एक राज है, जो बात अनाया को क्या किसी को नहीं पता, इसलिए सबको लगता था रूहानी ने कसम में बंधकर ये सब किया।
आरवी अनाया से बोली, अनाया, रूहानी की उसमें कोई गलती नहीं थी, वो भी मजबूर थी, प्लीज उसे माफ कर दो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो अनाया ने बिना भाव के कहा, मिस राजावत, आप डिजाइनिंग छोड़कर एलएलबी क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आपको न्याय दिलाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। और रही बात मिस रायचंद को माफ करने की, तो मैं उनसे नाराज नहीं हूँ और ना ही मुझे उनसे कोई शिकायत है, क्योंकि जब मिसेस रायचंद ने ही मेरी फिक्र नहीं की तो दूसरों से क्यों उम्मीद करूं। और मिस रायचंद के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही रायचंद फैमिली के साथ, कुछ लोगों को छोड़कर। तो आप आगे से मेरे मामलों से दूर रहें, वरना मैं बार बार आपको बर्दाश्त नहीं करूंगी। उस दिन भी आपने मेरे कैरेक्टर पर बोलकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी, और अगर आपने बार बार मुझे उकसाया तो शायद आपके साथ बहुत बुरा हो। तभी शिवन्या बोली, अनाया प्लीज तुम गुस्सा मत करो, और दीदू तो तुमसे बड़ी है ना, उनसे ऐसे बात मत करो प्लीज। समायरा को आरवी पर बेहद गुस्सा आ रहा था और उसने कुछ बोलना चाहा, मगर उससे पहले ही अनाया ने जवाब दे दिया था। अनाया शिवन्या को देखते हुए बोली, मिस राजावत, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी दीदू से बात करने की, वो खुद हमेशा न्याय करने आ जाती हैं, तो प्लीज आप मुझसे ये बात बोलने के बजाय अपनी दीदू से बोलिए कि वो मेरे मामलों से दूर रहें और अपने काम से काम रखें। इतना बोलकर वो बाहर चली गई। उसके पीछे समायरा भी कैंटीन से बाहर आ गई और वो दोनों गाड़ी में बैठ गई। शिवन्या अब चुप हो गई, उसे अब गिल्टी फील होने लगा। कहीं उसकी बातों से नाराज होकर अनाया ने उससे दोस्ती करने से मना कर दिया तो क्या होगा। उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर उसने उसे छिपा लिया। अब किसी को भी खाने का बिल्कुल मन नहीं था और सब लोग भी बाहर की तरफ चले गए। उनकी टेबल पर अब सिर्फ आरवी, रूही, रूहानी और समायरा बैठे हुए थे, इसलिए इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। मगर एक जोड़ी आंखें अनाया को नफरत से देख रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि रिद्धिमा रस्तोगी थी। वो अपने मन में बोली, मिस अनाया रायचंद, तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगी। और एक डेविल स्माइल करके उसने किसी को कॉल किया और उनसे कुछ बोलकर फोन रख दिया। फिर खुद से बोली, कल तुम्हारे साथ जो होगा ना, उसके बाद तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी और ये तुम्हारी सारी अकड़ भी निकल जाएगी। और वहां से चली गई। इधर पार्किंग में रूहानी और रूही भी आकर बैठ गए। रूहानी कुछ बोलना चाह रही थी, मगर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, इसलिए वो चुप हो गई। अनाया को समायरा से इतने प्यार से बात करते देख उसकी आंखों में नमी आ गई। शिवन्या और आरवी भी अपने घर पहुंच गए थे। सीमा जी हॉल में बैठी हुई थी। शिवन्या उनसे बोली, बड़ी मॉम, मम्मा कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि प्रतिभा अपने कमरे में है। तो शिवन्या वहां से प्रतिभा जी के कमरे में चली गई और कमरे में पहुंचकर पीछे से उन्हें हक कर लिया। प्रतिभा जी पहले तो डर गई, मगर फिर शिवन्या का एहसास पाकर उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। प्रतिभा जी शिवन्या की तरफ पलटी, मगर ये क्या? शिवन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रतिभा जी घबराते हुए बोली, बच्चा क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ बोला क्या, या कोलाज में तुम्हें परेशान किया? मम्मा को बताओ। तो शिवन्या ने अपना सिर नामे हिला दिया। उसके बाद थोड़ा शांत होकर आज जो कुछ भी हुआ था वो सब उन्हें बता दिया। उन्हें भी थोड़ा बुरा लगा, मगर फिर वो शिवन्या से बोली, तुम कोशिश करते रहो। वो पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी, सबसे जल्दी घुल मिल जाती थी, मगर उस बेचारी ने इतना कुछ झेला है कि अब वो किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देती। मगर शिवी, तुम उसे कभी हर्ट मत करना बच्चा, वो बहुत प्यारी बच्ची है और तुम चिंता मत करो, वो तुमसे जल्दी ही दोस्ती कर लेगी। तो शिवन्या खुश हो गई और अपनी मम्मा को हक कर लिया, मगर उनकी बात किसी और ने भी सुन ली थी और वो वहां से नीचे की तरफ चला गया। सीमा जी ने शिवाय को देखकर कहा, शिवाय तुम कब आए? तो शिवाय बोला, बड़ी माँ एक फाइल लेने आया था, अब चलता हूँ। इतना बोलकर वो बाहर चला गया और गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस की तरफ निकल गया और शिवन्या और प्रतिभा जी की बातों के बारे में सोचने लगा। और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई, जो उसके हैंडसम फेस को और भी हैंडसम बना रही थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसीलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। प्रतिभा जी शिवन्या की तरफ पलटी, मगर ये क्या शिवन्या की आंखों में आंसू बह रहे थे। प्रतिभा जी घबराते हुए बोली, बच्चा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ बोला क्या, या किसी ने कोलाज में तुम्हें परेशान किया? मम्मा को बताओ। तो शिवन्या ने अपना सिर नामे हिला दिया। उसके बाद थोड़ा शांत होकर आज जो कुछ भी हुआ उन्हें बता दिया। उन्हें भी थोड़ा बुरा लगा, मगर फिर वो शिवन्या से बोली, तुम कोशिश करते रहो। वो पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी, सबसे जल्दी घुल मिल जाती थी, मगर उस बेचारी ने इतना कुछ झेला है कि अब वो किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देती। मगर शिव, तुम उसे कभी हर्ट मत करना बच्चा, वो बहुत प्यारी बच्ची है और तुम चिंता मत करो, वो तुमसे जल्दी ही दोस्ती कर लेगी। तो शिवन्या खुश हो गई और अपनी मम्मा को हक कर लिया, मगर उनकी बात किसी और ने भी सुन ली थी और वो वहां से नीचे की तरफ चला गया। सीमा जी शिवाय को देखकर बोली, शिवाय तुम कब आए? तो शिवाय बोला, बड़ी माँ एक फाइल लेने आया था, अब चलता हूँ। इतना बोलकर बाहर चला गया और गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस की तरफ निकल गया और शिवन्या और प्रतिभा जी की बातों के बारे में सोचने लगा। और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई, जो उसके हैंडसम फेस को और भी हैंडसम बना रही थी। जैसे ही कार ने रफ्तार पकड़ी, अनाया ने रियर व्यू मिरर से झांका तो उसकी नजर रूहानी पर पड़ी, जो खामोशी से आंसू बहा रही थी। वो कुछ पल के लिए चौंकी। उसे समझ नहीं आया कि रूहानी क्यों रो रही है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उधर रूही अपने अंदर ही अंदर उबल रही थी। नहीं समायरा, तुम दी को हमसे नहीं छीन सकती। मुझे पता है दी अनाया से बहुत प्यार करती है और अपने और दी के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। उसने खुद को संयत करते हुए कहा, अना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनाया ने फिर एक बार रियर व्यू मिरर से उसकी तरफ देखा और अपने आमतौर पर भावहीन स्वर में बोली, हाँ बोलिए मिस रायचंद। रूही ने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन दी ने नहीं। उन्होंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। प्लीज अना, उन्हें माफ कर दो, उनके साथ पहले जैसा रिश्ता बना लो प्लीज। अनाया ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर बिना किसी लागल पेट के बोली, मिस रायचंद, मैं आपसे, आपकी दी से या आपके किसी भी फैमिली मेंबर से नाराज नहीं हूँ, क्योंकि नाराजगी तो अपने से होती है और मेरा आप लोगों से रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब आपने मुझे पराया बना दिया था। वो अनाया जो सबकी नजरों में लालची बन गई थी, वो उसी दिन मर गई जब आपकी माँ ने सबके सामने मुझसे हर रिश्ता तोड़ दिया, मुझे घर से निकाल दिया।
अब मैं वो नहीं हूँ जो आपकी बहन कहलाने की इच्छा रखती थी। मैं अब किसी का कुछ नहीं लेना चाहती, क्योंकि आपने मेरा सब कुछ पहले ही मुझसे छीन लिया। ये सुनते ही रूही और रूहानी की आंखों के सामने वो दृश्य कौंध गया जब रूही चिल्ला कर बोली थी, खबरदार, जो हमसे कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो हमारी सिर्फ एक बहन है, अंकिता। रूहानी की आंखों में एक तीखी टीस उठी और रूही एकदम सुन्न हो गई। उसके होंठ कुछ कहने को हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। इसी क्षण समायरा ने रूही को एक कोने से देखा और अपने मन में फुफकारती हुई बोली, बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम रूही। तुमने अपनी बहन को छोड़कर उस लड़की को चुना जो एक दिन तुम्हें भी तबाह कर देगी। थोड़ी देर बाद सब घर पहुंचे। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। जब सब हॉल में बैठे थे तो चारों लड़कियां नीचे आईं। रूही और रूहानी की सूजी हुई आंखें देखकर रिद्धि जी बेचैन हो उठी। बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों की आंखें इतनी लाल क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? वो घबराते हुए पास आ गई। यह देखकर अनाया के दिल में कुछ दरक गया। उसने अपनी आंखें फेर ली, लेकिन दर्द से भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। सबने वो मुस्कान देखी जो एक टीस की तरह चुभती थी। वो मुस्कान उन दिनों की गवाही थी जब अनाया खुद रोती थी और रिद्धि जी उसे डांटते हुए कहती थी, इतनी बड़ी होकर भी रोती हो। अनाया की आंखों से अचानक बहते आंसू इस शरीर की पुरानी आत्मा कायनात की पीड़ा को भी महसूस करा रहे थे। स्वाति जी दौड़ कर आईं और अनाया को अपने गले से लगा लिया। पहली बार किसी ने उसकी तकलीफ को बिना पूछे समझा। उधर समायरा जो पास ही बैठी थी अभी तक अनाया के आंसू नहीं देख पाई थी, लेकिन जैसे ही उसने स्वाति जी को अनाया को गले लगाते देखा, वह घबरा गई और लपक कर अनाया के पास आई। क्या हुआ बच्चा? समायरा घबराई हुई थी। स्वाति जी ने जैसे ही अनाया को खुद से अलग किया, पूरा हॉल सन्न रह गया। अनाया का चेहरा लाल पड़ा था और उसकी आंखें जैसे खून टपका रही हो। रूही और रूहानी सन्न रह गईं। रिद्धि जी जैसे ही आगे बढ़ी, अनाया ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। समायरा उसका चेहरा देखकर हिल गई। वो धीरे से बोली, बच्चा क्या हुआ, बताओ ना मुझे। इस बार पहली बार अनाया ने किसी को प्यार से दीदा कहकर पुकारा। दीदा, मैं ठीक हूँ, बस कुछ याद आ गया था। पूरा घर चौंक गया, क्योंकि दीदा वो नाम था जो अनाया सिर्फ रूही के लिए इस्तेमाल करती थी। अब वही संबोधन किसी और के लिए सुनना रूही के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। वो बस नजरें झुकाए देखती रह गई, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन तभी एक गूंज जैसा थप्पड़ पूरे हॉल में गूंज उठा। रिद्धि जी ने गुस्से में आकर अनाया के गाल पर थप्पड़ मार दिया। सब स्तब्ध रह गए। अनाया का चेहरा एक ओर झुक गया, मगर जब उसने अपना चेहरा उठाया, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। चारों ओर एक अजीब सा डरावना और भयानक ऊर्जा फैल गई थी। उसके पास से उठती हुई आभा जैसे किसी रानी की थी, नहीं, किसी क्रूर और निर्दयी साम्राज्य की। रिद्धि जी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गईं। उनकी आंखों में पहली बार अनाया की नहीं बल्कि कायनात की झलक थी। वो बेरहम क्वीन जो सिर्फ अपने अपनों के लिए मर मिटती है, लेकिन जिन्होंने उसे तोड़ा उनके लिए सिर्फ तबाही लाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि